नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। दरअसल पशुपति पारस इन दिनों एनडीए से नाराज बताए जा रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि पशुपति पारस एनडीए से अलग होने का फैसला भी ले सकते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से जो भी उनके साथ हो रहा है एनडीए गठबंधन में, कहीं ना कहीं वो इससे खुश नहीं। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर पशुपति पारस ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं क्या, या फिर बीजेपी के पास, एनडीए के पास उनके लिए कोई और प्लान हो। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, प्रीति शेखर जी प्रवक्ता बीजेपी, चंदन सिंह जी प्रवक्ता आरएलजेपी, अनुपम पासवान जी प्रवक्ता एलजेपीआर, रामपुकार सिन्हा जी प्रवक्ता आरएलएम, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं प्रीति शेखर जी से लेना चाहूंगी। प्रीति शेखर जी, आखिर चल क्या रहा है? खबरें हैं कि पशुपति पारस जो है वो नाराज हैं एनडीए से। सभा जी, पशुपति पारस जी नाराज हैं अथवा नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, ये तो पशुपति पारस जी बता सकते हैं। लेकिन जिस विषय पर आज आपने डिबेट रखा है कि जो बंगला खाली कराया जा रहा है कार्यालय पार्टी ऑफिस का, उसको लेकर, तो मैं उस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि जो बंगला आवंटित था, जो राजनीतिक पार्टियों को जो बंगले आवंटित करने के जो प्रावधान है, उसके तहत प्रत्येक 2 वर्षों पर उसका रिन्यूअल होता है। जो कि जो पशुपति पारस जी जो अभी जिस पार्टी ऑफिस को जहां से संचालित कर रहे थे, वो दरअसल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी के लिए वो आवंटित हुआ था वो कार्यालय। और उसके बाद 2019 से कभी वो रिन्यूअल नहीं हुआ। इस प्रक्रिया के तहत सरकार ने एक्शन लिया है और नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए उसको वहां से खाली कराने का जो उन्होंने अपने तरफ से आदेश दिया है। और इस संबंध में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सरकार बिल्कुल अपने कायदे से चल रही है और सभी के लिए कानून बराबर होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, छोटा से छोटा व्यक्ति हो या बड़ा से बड़ा पदधारी हो, सबके लिए कानून बराबर है और उसी के तहत ऐसी कार्रवाई हुई है। और बाकी पशुपति पारस जी को नाराजगी है अथवा नहीं, ये हम और आप तो नहीं कर सकते, ये तो वही बता सकते हैं जी। चलिए ठीक है प्रीति शेखर जी, सीधा रुख करती हूँ प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, क्या लगता है आपको पशुपति पारस के साथ जो हो रहा है एनडीए में वो सही हो रहा है? देखिए सवा जी, ये तो बिल्कुल जो है ये एनडीए के का अंदरूनी मामला है। लेकिन चूंकि आज इस बहस का जो विषय है उसमें मैं भी शामिल हूं, तो ये समझने की बात है कि जिस प्रकार से आप पहले के दिनों में आप देख लीजिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिक एंड चूज करते रही है। और आप देखें कि पहले ही जब रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी लोजपा, उसको 2 धड़े में, जब आप देखिए कि जितने विधायक थे, मतलब हम लोकसभा चुनाव की पहले की बात कर रहे हैं, जितने उनके सांसद थे और तमाम सांसदों को पशुपति पारस जी के साथ चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अलग गुट का मान्यता दिया और पशुपति पारस जी को मंत्री भी बनाने का काम किया। लेकिन आप देखिए जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, उस समय पशुपति पारस जी को एक सीट भी देने का काम नहीं किया गया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिक एंड चूज की राजनीति करते रही है। और उसी क्रम में आपने आज देख रहे हैं कि उनका जो बंगला था, उनको जो ऑफिस था, उसको खाली कराया जा रहा है। तो अब तो पशुपति पारस जी, देखिए पशुपति पारस जी लोकसभा चुनाव के दौरान इतना कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने चुप्पी साधे रखा, उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो ये तो पशुपति पारस जी का अपना अंदरूनी मामला है, एनडीए का अंदरूनी मामला है कि कितना मतलब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में उनको किस तरह से बराबर जो है प्रताड़ित किया जाएगा, उनको उपेक्षित किया जाएगा और कितना वो बर्दाश्त करते हैं, ये तो उन पर निर्भर करता है। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, सीधा रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, हो क्या रहा है पशुपति पारस के साथ? क्योंकि अगर बीते दिनों की बात करें तो वो बैठक का हिस्सा भी नहीं थे,
लोकसभा चुनाव की बात करें तो उनमें उनको सीट भी नहीं दिया गया था एक भी। तो प्लान क्या है एनडीए का पशुपति पारस के लिए? देखिए, हमारे एनडीए गठबंधन में हर नेताओं का मान सम्मान मिलता है, कहीं कोई दो मत नहीं है। जहां तक मैं बताना चाहता हूं तो देखिए, अब तो पशुपति पारस जी को निर्णय लेना है। पशुपति पारस जी को एनडीए गठबंधन ने जितना मान सम्मान दिया, पशुपति पारस जी को केंद्र में मंत्री बनाया गया पिछले लोकसभा के दौरान। तो इस परिस्थिति में सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। लेकिन एनडीए गठबंधन के जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, सभी नेताओं ने पशुपति पारस जी को जितना मान सम्मान दिया, और पूरी भारत की जनता देखी, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। अब इतना मैं बतला देना चाहता हूं कि पशुपति पारस जी अब क्या डिसीजन लेंगे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं, पिछले महीने आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, हमेशा हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से पशुपति पारस जी मिलते रहते हैं, नीतीश कुमार जी से मिलते रहते हैं, तो उनका मान सम्मान, जीतन राम मांझी जी से मिलते रहते हैं। तो अब पशुपति पारस जी का उम्र के अनुसार उनका मान सम्मान अभी भी एनडीए गठबंधन में है। और जहां तक के जो बंगला खाली करने का सवाल है, तो देखिए, कोई भी नियम कायदे कानून होते हैं। अब किस हमारा एनडीए गठबंधन सरकार में जो बिहार की सरकार है, बिहार सरकार नियम कायदे कानून से चलती है। तो उस नियम कायदे कानून के तहत उनको बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, बंगला खाली कर दिए। फिर जिस पार्टी के नेता को आवंटित होगा उसको वो सुपुर्द किया जाएगा। इसलिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मीडिया के लोग कयास लगा रहे हैं कि नाराज है, ये है, वो है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जो एनडीए गठबंधन मान सम्मान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को दिए, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, उनको जो मान सम्मान एनडीए गठबंधन दिया, उतना मान सम्मान कहीं कोई देने का कोई काम नहीं कर सकता है। और आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं, वो ये मान सम्मान देने में कहीं भी पशुपति पारस जी को कहीं कमी नहीं करते। जब उनका मैसेज जाता है कि मैं मिलना चाहता हूं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं पशुपति पारस जी को। शायद बिहार में ऐसा कोई नेता होगा जिसका मान सम्मान इतना मिलता होगा, इतना मैं कह सकता हूं। और प्रधानमंत्री जी उनको मान सम्मान देते हैं। और एनडीए गठबंधन के जितने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सभी मान सम्मान देते हैं आदरणीय पशुपति पारस जी को। इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि उनके भतीजा आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी मान सम्मान और आदर में कहीं कुछ कमी नहीं करते हैं। अब राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक सवाल में बाप बेटा में राजनीति होती है तो एक अलग बात बनता है। लेकिन एनडीए गठबंधन में पशुपति पारस, चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, कुछ टेक्निकल इश्यू है शायद। सीधा रुख करते हैं अनुपम पासवान जी का। अनुपम जी, क्या लगता है आपको, इस बात की खबरें आ रही है कि पशुपति पारस कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, ये एनडीए तो उनका से वो अलग निजी, होने का भी फैसला ले सकते हैं। देखिए सब्बा सईद जी, ये तो उनका निजी फैसला होगा। वो जो भी फैसला लेंगे, बंगला खाली कराने का जो मामला है, वो बंगला कानूनी बिहार सरकार कानूनन तौर पे खाली करा रही है। जैसे कि 2 साल के लिए रेनुअल 2 साल के बाद कराना होता है, और ये तो रेनुअल कराए नहीं, तो बंगला खाली कराना ये सरकार और भवन निर्माण का ये नियम कानून से हो रहा है, जो भी हो रहा है। देखिए, हम लोग भी कानून का सम्मान करते हैं। हम लोग का भी दिल्ली में बंगला था, 40 वर्षों से था। वह उसमें हमारे नेता श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी रहा करते थे। लेकिन हम लोग का जब आवंटन रद्द हुआ तो हमने कानून का सम्मान करते हुए हमारे नेता ने वहां से खाली किया बंगला। उसी प्रकार का कानूनन प्रक्रिया यहाँ भी हुआ है, और उसी तरह अनुपम जी, आवाज नहीं आ रही आपको। कुछ टेक्निकल इश्यू है। सीधा अनुपम जी, सौरभ कुमार हमारे जानकारी के लिए। जी बिल्कुल सवाल, सबसे बड़ी बात है कि बंगला खाली हो चुका है, और जिस तरीके से भवन निर्माण ने जो नोटिस दिए था कि एक सप्ताह के अंदर, यानी 7 दिनों के अंदर
जी बिल्कुल रिपीट हो आवाज रही है। मैं रिपीट हो रही दोबारा है। एक बार एग्जिट होकर एंट्री करता। चलिए तब तक सीधा सिन्हा जी का। आपकी भी आवाज रिपीट हो रही है, गूंज रही है। आपकी भी आवाज बहुत इको है शोभा जी। कर लीजिए प्लीज। प्रमोद जी म्यूट कर लीजिए। रामपुकार सिन्हा जी, जी आप कह रहे थे कि नाराज नहीं है, सम्मान उनको दिया जाता है, तो फिर एक बात जी बता दीजिए, बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, बैठक में बुलाने और नहीं बुलाने का जवाब तो सभी एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बतला सकते हैं। लेकिन इतना जो मुझे जानकारी मिली कि उनकी तबीयत अस्वस्थ या कहीं बाहर थे वो, इसलिए वे नहीं पहुंच पाए, अलग चीज बनता है। लेकिन इसका जवाब तो एनडीए गठबंधन के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि बुलाया गया था उनको, निमंत्रण देखिए, दिया गया था उनको। अब वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व ही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं स्वयं एनडीए गठबंधन की बैठक का एक हिस्सा था, मैं भी उस बैठक में शामिल हुआ था। आदरणीय हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी की ओर से मैं भी उसमें शामिल हुआ था। हमारे प्रतिनिधि भी उस बैठक में थे और मैं भी था। तो उसमें मैं बताना चाहता हूं कि उस बैठक में हम लोग शामिल थे। और जहां वो तो राष्ट्रीय स्तर का बात है, राष्ट्रीय स्तर कैसे कब कहां किनको बुलाएंगे वो तो अलग प्रश्न बनता है। लेकिन बिहार की राजनीति में इतना मैं सभा जी आपको जरूर बतला देना चाहता हूं कि पशुपति कुमार पारस जी का कहीं मान सम्मान कमी नहीं हुआ है और हमेशा मान सम्मान लोगों ने उनको दिया है। अब वो ये क्या सोचते हैं ये उन पर डिपेंड करता है, उनके पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे उनका क्या रणनीति होगा, क्या डिसीजन होगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं पिछले 1.5-2 माह से कि उनको तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, अमित शाह जी से मुलाकात हुई, सभी एनडीए के सभी नेताओं से मुलाकात होती रहती है। तो इसको आप रूठा हुआ नहीं बोल सकते हैं। इतना है जरूर है कि एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ बिहार में काम कर रहा है और विगत कल विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है सभी जगह। तो उस परिस्थिति में बंगला खाली कराने के नाम पर अगर मीडिया ये चर्चा छेड़ दे कि पशुपति कुमार पारस जी रूठे हुए हैं, तो हम बस मीडिया खाली कराने की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो ये भी पूछ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं बुलाया, यही बता दीजिए। बस बैठक में बुलाना तो चाहिए था ना, जब सबको बुलाया गया, उनको इतना सम्मान दिया जाता है। देखिए, बैठक बुलाने का चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी की आवास में बैठक बुलाई गई और बैठक बुलाने का सारा काम आदरणीय नीतीश कुमार जी का था। नीतीश कुमार जी और पशुपति पारस जी में कितना मीठा संबंध है पूरे देश दुनिया के लोग जानते हैं। तो इतना हम कह सकते हैं कि अब नीतीश कुमार जी किनको बुलाए किनको नहीं बुलाए, नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फैसला था, उनको ये सब करना था। उन्हीं के निमंत्रण पर हम लोग भी गए थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भी नेता गए थे, इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे। तो नीतीश कुमार जी बुलाए थे और नीतीश कुमार जी एनडीए की मजबूती पर लगे हुए हैं। और जहां तक सभा जी, इसको आप अन्यथा नहीं ले, एनडीए मजबूत है और एनडीए मजबूत रहेगा। चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, फिर आप करूंगी सीधा रुख करती हूँ हमारे बड़े संवाददाता सौरभ जी का। सौरभ जी, क्या लगता है एनडीए में सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल नहीं सभा, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में जो शीत युद्ध है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। पशुपति पारस से जबरन बंगला खाली कराया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नियम कानून की बात तब होती है जब आप सरकार में नहीं होते। जब सरकार में होते हैं और सरकार का हाथ आपके सर पे होता है तो कोई नियम कानून की बात नहीं होती। इतने दिनों तक पशुपति पारस अपना जो कार्यालय है, पार्टी का कार्यालय है, उस सरकारी बंगले में आराम से चला रहे थे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि रिन्यूअल के लिए उन्होंने पिटीशन नहीं डाली थी और वो चाहते नहीं थे कि इसी सरकारी बंगले में उनका कार्यालय जो है वो कंटिन्यू करे, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री से गुहार तक लगाई थी कि मेरा बंगला जो है वो रहने दिया जाए, कारण कि अगर हम बंगला खाली कर देंगे तो मेरा कार्यालय कहाँ जाएगा, मेरे पास कोई जगह नहीं। लेकिन एक ना सुनी गई
और दूसरी तरफ उसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में उन्होंने रीपिटिशन डाला कि कम से कम बंगला जो है वो रहने दिया जाए, विधानसभा चुनाव तक रहने दिया जाए। लेकिन चूंकि पक्ष इनका कमजोर था और भवन निर्माण जो विभाग है वो अड़ा हुआ था इस बात को लेकर कि आप जल्द से जल्द बंगला खाली कर दीजिए, क्योंकि ये बंगला जो है ये आवंटित हो गया है चिराग पासवान की पार्टी। तो सबसे बड़ी बात है ना कि राजनीति में समय बलवान होता है और आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है ये काफी मायने रखता है। कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि जो आज पशुपति पारस के साथ हो रहा है यही चीजें चिराग पासवान के साथ हुआ। चिराग पासवान को भी बंगला खाली करना पड़ा था, उनकी पार्टी टूट गई थी। लेकिन आज स्थिति विपरीत है। आज अगर आप देखेंगे तो बिहार में राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत स्थिति है चिराग पासवान की, क्योंकि पशुपति पारस के पास कुछ नहीं है। उनके जितने सांसद थे उनसे अलग हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में उनको एक भी टिकट नहीं दी गई। कारण चाहे बीजेपी हो या जदयू हो, उसे फैसला करना था कि आपको चिराग पासवान चाहिए या पशुपति पारस चाहिए। तो लोकसभा चुनाव में यह फैसला हो गया कि हमारे लिए मजबूत कौन है, हमारे लिए ज्यादा अहम किसका साथ है, किसके साथ रहने पर हम ज्यादा मजबूत रहेंगे। और आपको भी पता है कि जिस तरीके से चाचा भतीजा के बीच लड़ाई चल रही है जब से पार्टी टूटी है उसके बाद से ही, तो स्पष्ट संकेत है चिराग पासवान के तरफ से कि जहां हम रहेंगे वहां वो नहीं रहेंगे। तो आखिरकार चाहे बीजेपी हो या नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान की बात उन्हें माननी पड़ी। और एक तरीके से कहें तो एनडीए से बेदखल कर दिया गया है पशुपति पारस को। वो जानबूझकर पशुपति पारस जो है वो समय का इंतजार कर रहे हैं और वो एनडीए में बने हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि मैं एनडीए का एक मजबूत सहयोगी दल हूं और मैं अभी भी एनडीए में। लेकिन आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर पशुपति पारस एक बड़ा फैसला लेंगे और मुझे लगता है वो जो फैसला होगा वो एनडीए छोड़ने का होगा, क्योंकि पशुपति पारस को पता है कि अब उनकी एनडीए के अंदर अहमियत क्या बच गई। कारण उस दिन भी आपने देखा होगा कि एनडीए के सभी सहयोगी पार्टी को बैठक में निमंत्रण दिया गया था, लेकिन सिवाय एक पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी को निमंत्रण नहीं मिला था। इसका मतलब साफ संकेत है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप एनडीए में बने रहे, और कोई राजनीति में ऐसे किसी को निकालता नहीं है, मजबूर कर दिया जाता है कि आप खुद ही जो गठबंधन है उसको छोड़कर आप चले। चलिए सौरभ जी, ठीक है, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर प्रीति शेखर जी का। प्रीति जी, आप बता दीजिए, क्या आप लोग क्यों आखिर साइडलाइन करना चाह रहे हैं पशुपति पारस को? क्या चाचा भतीजे की लड़ाई में एनडीए पशुपति पारस को साइड करने का प्लान बना चुकी है? बिल्कुल नहीं सबा जी, हम लोग पशुपति पारस जी का बिल्कुल सम्मान करते थे, हैं और हमेशा करते रहेंगे। देखिए, राजनीति में पक्ष विपक्ष, सत्ता कभी आती है कभी सत्ता जाती है, लेकिन जो एक मूल उद्देश्य होना चाहिए वो सदैव होना चाहिए और उसके लिए लोग समर्पित भाव से काम करते हैं। और आज जहां तक बात है माननीय पशुपति पारस जी की और उनके सम्मान को लेकर जो कारण आप बता रहे हैं, जैसा जिसके कारण आप कह रहे हैं कि उनको सम्मान एनडीए नहीं दे रही है, उसके मूल में अब जब आप जाएंगे तो स्वतः निर्णय आप भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है जो कि इस कानूनी पहलू को समझ सकता है। सबसे पहले बात मैं करती हूँ कि वो जो कार्यालय के लिए जो भूमि आवंटित थी वो किसके लिए आवंटित थी? तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के लिए आवंटित थी। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या लोक जनशक्ति पार्टी अभी अस्तित्व में है? तो सीधा सा सवाल, उसका जवाब होगा नहीं है। उसके जो 2 धड़े हो चुके हैं, वो एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरा लोजपा रामविलास की पार्टी, जिसके की मुखिया हैं चिराग पासवान जी। अभी इन दोनों के बीच में तो स्वतः यही बात समाप्त हो जाती है कि जिस दल के लिए
वो बंगला आवंटित था, जिस दल के कार्यालय चलाने के लिए वो बंगला आवंटित था, वो अभी अस्तित्व में नहीं है, ना तो उस जगह का ये रिन्यूअल किया प्रीति गया है जी, ये पिछले कई कितने वर्षों से। दिनों, प्रीति जी, ये कितने दिन पहले की बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अस्तित्व में नहीं है? देखिए ये कितने साल पहले की बात है? बिल्कुल उस पर भी मैं आ ही रही थी। देखिए 2019 के बाद हर दो वर्षों पर इसका रिन्यूअल होता है। उसके बाद आप रिन्यूअल नहीं करते हैं तो उसके बाद आप नोटिस आता है, आपको यानी appropriate कारण पशुपति के पारस, बाद आपको आना पशुपति चाहिए कि हाँ, पारस, आपको क्यों मिलना पशुपति चाहिए, पारस, कारण तो होना चाहिए ना पशुपति कि पारस, आपको। जी, पशुपति पारस नहीं चाहते थे कि रिन्यूअल हो? पशुपति पारस जी को क्यों आवंटित होना चाहिए वो जगह, जबकि वो एलजेपी के लिए आवंटित था? इसका ये मूल आधार है कि हमने चिराग जिस पासवान को क्यों हर होना चीज चाहिए? में क्यों होना चाहिए? चिराग देखिए, पासवान को आवंटित क्यों होना चाहिए? जब एक का चिराग, आवंटन रद्द जब होता है तो जब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो किसको आवंटित करे, प्रीति जी, लेकिन प्रीति जिसके जी, लिए प्रीति जी, आवंटित था जब प्रीति, वही अस्तित्व में नहीं है तो फिर हम उसको प्रीति करेंगे जी, या किसी और को करेंगे तो सरकार का पक्ष होता है ना, सरकार का ये फैसला होता है। लेकिन उसके तो नाम पर वही आप तो, नहीं रह सकते हैं ना, उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ कार्यालय नहीं चला सकती ना, उसके नाम पर कोई अन्य दल अपना राजनीतिक कार्यालय नहीं चला सकती ना। ये बात तो आप 2-3 समझ सालों सकते से तो हैं, इस कार्यालय बात चल को रही आप थी मान ना सकते हैं। प्रीति जी? अरे भाई, तो प्रीति उसके जी लिए 2-3 प्रक्रिया सालों होती से है। चल रही थी, उसके पहले कोई हर नोटिस नहीं मिला था। हर कार्य में कुछ समय सीमा होती है, कुछ उसके कारण होते हैं, कुछ उसके लिए नोटिस होता है। नोटिस पीरियड के बाद जब बात नहीं बनती है तब जाकर खाली कराया जाता है। किसी को एक साथ सीधे डंडा मारकर तो खाली नहीं कराया जा सकता। लोकतंत्र की प्रक्रिया है, कानूनी दांवपेच है, उसके अलग अलग पहलू, इस आधार पर कोई कार्य होता है। तो इसीलिए मैं यह बिल्कुल दावे के साथ कह जो सकती हूँ इस कि यहाँ बंगले कोई की आधार बात कर नहीं है। रही है ना ये प्रीति, ये एक अलग प्रीति बात जी, है, ये एक अलग बात है। प्रीति और जी, पशुपति पारस जी को हम प्रीति लोग जी, अलग नहीं कर रहे हैं, ये जी। प्रीति जी, जिस बंगले की आप बात कर रही है ना, जब दो धरा हुआ था पार्टी का, उस बंगले की डिमांड जो है चिराग पासवान ने उस समय भी की थी, लेकिन उनकी डिमांड नहीं मानी थी सरकार ने। इसलिए नहीं मानी थी कि उस समय सरकार के साथ उनकी बहुत ज्यादा दूरी थी, कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमारे सभी दर्शकों को भी पता है। लेकिन आज चिराग पासवान से बीजेपी की और नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काफी नजदीकियां बढ़ गई है, ये आपको भी पता है। और ये भी बीजेपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में कौन है, चिराग पासवान या पशुपति पारस? तो सौरभ अगर जी, जो अभी ज्यादा एनडीए के इंपॉर्टेंट लिए होगा हम उसके साथ रहेंगे। एनडीए के सौरभ बैठक जी, में एक मिनट आपने समझ पशुपति लिया पारस जाए। को न्योता तक नहीं दिया। आप इस बात आप को इसका कारण समझिए बता कि दीजिए मुझे। हमारे लिए कोई बहुत प्रिय है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा हमारे लिए अप्रिय है। हम सबका सम्मान करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आज 5 सांसदों के साथ लोजपा रामविलास की पार्टी आज हमारे साथ है, हमारी सरकार में है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में सब लोग मिलकर लड़ेंगे। एनडीए बिल्कुल एकजुट है, कहीं से भी कोई भी इसमें कोई मतभेद की बात नहीं आ रही, कोई मनभेद की बात नहीं आ रही। तो और आप जो लोग कानूनी इंतजार कर प्रक्रिया रहे हैं कि जिसके लिए पशुपति उसके पारस एनडीए को छोड़कर चले जाएं? ये शायद आप लोग इंतजार करेंगे, विपक्षी इंतजार करेंगे। हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं कि पशुपति जी, वो क्या और भी लोग हमारे साथ आ जाए, हम तो इसका इंतजार कर रहे क्यों हैं। नहीं हम बुलाया आप कभी नहीं लोगों ने चाहेंगे। बैठक में? जब देखिए, एनडीए की इतनी हो बड़ी सकता है, बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री आवास में, आप लोगों ने क्यों नहीं न्योता दिया? क्या आपको देखिए पता नहीं था कि एनडीए में पशुपति एनडीए की पारस जो की? बैठक हो रही थी वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही थी। वो हमारे एनडीए उससे क्या के फर्क बिहार में पड़ता है? उससे क्या हमारे फर्क पड़ता है? नेता प्रीति, हैं और प्रीति वो जी, उनकी जिम्मेदारी प्रीति, थी कि इनको बुलाना कि इनको नहीं बुलाना। एक पक्ष ये, दूसरा पक्ष ये है कि अभी जिन भी पार्टियों की सत्ता में भागीदारी है, चाहे वो विधायकों के माध्यम से, विधान पार्षद के माध्यम से या मान्य सांसदों के माध्यम से, तो हो सकता है कि उस लिहाज से लोगों को बुलाया गया होगा। और हमारे माननीय आप ये पशुपति बता पारस दीजिए जी की प्रीति जी, पार्टी की प्रीति जी, आपने अच्छा सवाल किया। उपेंद्र कुशवाहा के पास कितने एमएलए और कितने सांसद हैं? उनको तो मैंने बुलाया गया, उनकी पार्टी को बुलाया गया। मैंने स्पष्ट किया ना, दो ही बातें हो सकती हैं। तो पहली बात है कि आप माननीय नीतीश कुमार जी को बुलाना नहीं, था, उसमें तो तीसरी इसीलिए बात, स्पष्ट होता है। उसमें प्रीति जी, आप उसमें अपने ये तो तीसरी जब बात, नीतीश कुमार जी प्रीति जी, मुखिया हैं, प्रीति जी, उनकी बातों को प्रीति जी, बुलाए उस अथवा न बुलाए, प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी प्रीति ने जी, इन्हें कभी अलग नहीं किया है जी। प्रीति जी, उसमें तीसरी बात भी हो सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि पशुपति पारस जो हैं वो अब हमारे लिए
महत्व नहीं रखते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि अब हमारे पास चिराग पासवान, सौरभ जिस जी, समय किस पशुपति नेता ने पारस, ऐसा बयान दिया, आपको भी किस पता बड़े हो, नेता ने ऐसा आप बयान दिया? क्या हम प्रवक्ता के नाते ये कह रहे हैं, क्या कोई बड़े नेता ने बयान दिया है कि पशुपति पारस जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं तो है? उनको वो मजबूर हमारे लिए किया जा रहा है इम्पोर्टेंट ना, थे, हैं और रहेंगे। उनको कोई मजबूर, मजबूर नहीं किया जा रहा है, आप उनसे भी तो अगर पूछिए, कोई मजबूरी नहीं है, कोई उनको हटा वो नहीं तो रहा कह है, वो रहे हैं, हमारे वो तो साथ कह रहे है हैं कि हमारा और है अपमान, हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया जा रहा है, एनडीए के अंदर मेरा अपमान हो रहा है, मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया। देखिए, ये तो वो तो कह रहे व्यक्तिगत हैं कि उनका मेरा क्या अपमान हो पहलू, रहा वो है। बड़े नेताओं के पास जाएंगे, बैठेंगे, हर बातों का समाधान हो सकता है, लेकिन ये बात कदापि नहीं है कि एनडीए उनका अपमान कर रही है या उनको जबरदस्ती ये कह रही है कि आप हमारे दल से निकल जाएं, हमारे गठबंधन से निकल जाएं। ऐसा कोई ऐसा आपको बयान भी किसी पता भी है, पार्टी के राजनीतिक नेताओं के तौर पर द्वारा नहीं ऐसा हो नहीं रहा है। कहा जाता है प्रीति जी, आपको भी पता है, किसी भी दल को राजनीतिक रूप में ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप हमारे गठबंधन को छोड़कर चले जाइए। उनको ऐसे मजबूर तो कर दिया वेद में जाता है, बहुत सारी बातें उनको होती हैं, ऐसे तो वेद में उनको बहुत सारी पाइपलाइन बातें में डाल होती दिया हैं, जाता है, लेकिन मैं तो उनको बस यही पाइपलाइन में कहना डाल दिया चाहूंगी कि जाता वो है। हमारे लिए अभिन्न हिस्सा हैं और रहेंगे भी। वो उनके लिए कभी हमारा दरवाजा हमने कभी नहीं बंद किया है, हमारे लिए सम्मानित थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और उनका जो योगदान रहा है पार्टी के तौर पर, एक सहयोगी दल के तौर पर, आप कह एक रही नेता हैं के कि तौर पर, हमारे वो हमेशा हम लोग आप उसको मानते हैं आप कह उसको। रही हैं कि हमारे लिए वो सम्मानित हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया जा रहा है गठबंधन के अंदर। तो ये तो पशुपति पारस जी अपना फैसला लेंगे ना, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, वही वो तो क्या वही आने तो वाले भविष्य में करना चाहते हैं, ये वो फैसला लेंगे। हमारे लिए वो उपयोगी है, हमारे लिए सम्मानित है, हमारे साथ हैं, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। जी सौरभ जी, ज्यादा उपयोगी कौन है, पशुपति पारस या चिराग पासवान? हमने कहा ना कि उपयोगी सब होते हैं, कोई 19 होता है, कोई 20 होता है, कोई कभी कोई 20 दल होता है, के तो 20 संबंध को में, कभी तो कभी आज कभी कभी आज जो है ना, आज के वो जो समय में आंकड़े होते आज हैं ना, के उसको समय लेकर में कोई उपयोगी होता है, लेकिन आज उपयोगी तो आज सब के होता है। जहाँ कोई आंकड़े को, जहाँ कभी कभी प्रीति सुई जी, काम आंकड़े करता है को वहां अगर, जहाज नहीं करता, जहाँ जहाज काम करता है वहां सुई काम वही नहीं मैं करता। कह रहा हूँ प्रीति जी, इम्पोर्टेंस अगर सबका आंक होता है। वही मैं कह रहा हूँ प्रीति जी, अगर आंकड़ों को देखें तो चिराग पासवान इस समय 20 हैं और पशुपति पारस 19 है। ऐसा बिल्कुल नहीं, हम लोग तो अटल जी की बातों को मानते हैं कि सत्ता आए चाहे जाए, लेकिन यह लोकतंत्र रहना चाहिए और उसी पर हम लोग विश्वास करते हैं। तो ये तो मामूली बात है कि हम लोग की संख्या है या किसी की है अथवा नहीं है, लेकिन है कि हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, लोकतंत्र के मूल्यों को साथ लेकर चलने वाले हैं, गठबंधन धर्म का पालन करने वाले हैं, और इस पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तटस्थ भाव से काम करती रही है। हमने कभी भी अपने किसी भी सहयोगी दल को बाहर का दरवाजा, रास्ता नहीं दिखलाया है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और बाकी सबकी अपनी मर्जी होती है, उनको कहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही, वो हमारे लिए सम्मानित है। जी चलिए, प्रमोद सिन्हा जी बुलाएंगे पशुपति पारस को, ऑफर देंगे इंडिया गठबंधन में आ जाए, महागठबंधन में आ जाए, क्योंकि वहां तो कुछ बचा नहीं उनके लिए अब। देखिए सौरभ जी, अभी तो पशुपति पारस जी एनडीए में ही हैं, और देखिए अभी प्रीति शेखर जी का हम बात को सुन रहे थे, और आज जो घटना घट रही है उसमें हवा देने का काम तो इन लोगों ने ही किया है। हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिक एंड चूज की राजनीति करते रही। आप देखिए, जब दो धड़ा इन लोग अलग हो रहे थे या इन लोगों के बीच में अगर मतों में मतभिन्नता आ गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल के नाते कम से कम दोनों के बीच बैठा करके उनके मतभेद को सुलझाने का प्रयास करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस जी को एक अलग गुट का मान्यता देने का काम किया, उनको मंत्री बनाने का काम किया, और जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आया तो उनको एक सीट भी, उनका सीटिंग सीट भी उनको देने का काम नहीं किया गया। और अभी प्रीति शेखर जी कह रही हैं कि समान सम्मान हम लोग उनको देने का काम करते हैं। क्या यही सम्मान है कि एक सीट भी उनको, वर्तमान सांसद रहे थे, उसके अलावा आपने उनको केंद्र में वो मंत्री थे, तो उनको एक सीट भी कम से कम लोकसभा में देने का काम करते कि आपने उनको भी सम्मान किया। लेकिन ये लोग जो है समय समय के हिसाब से जो है अवसर उठाने का काम करते हैं, और क्षेत्रीय पार्टी को तो इनके नेता कह चुके हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त हो जाना चाहिए।
तो अब ये धीरे धीरे करके एक एक करके जो है ये चाहते हैं कि जो इनके साथ जो लोग हैं उनको हम किस तरह से खत्म करें। तो ये तो स्वाभाविक बात है। और यहाँ पर सिर्फ कह देना कि हम उनका सामान जो है और अभी जैसे ये बोल रहे थे अनुपम जी भी, जिस समय कि नियम कानून से उनके बंगला का जो आवंटन है वो ये किया जा रहा है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। जब वहां उनका बंगला खाली कराया जा रहा था तो किस प्रकार से देखे थे कि रामविलास जी के भी मूर्ति को किस प्रकार से फेंक दिया गया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को किस प्रकार से रखा गया था, ये सब तो बतलाने की जरूरत नहीं है, सब पब्लिक डोमेन में है। तो किस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और आपने सही कहा कि कैसे अभी एनडीए की बैठक हुई, ये लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बुलाया। तो एनडीए के जब वो घटक थे, या तो कह दिया जाता उस समय कि नहीं वो आप हमारे एनडीए के हिस्सा नहीं है, लेकिन ये लोग ये भी नहीं कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि नहीं वो एनडीए के हिस्सा है, उनका सम्मान है। और किस प्रकार से उनका अपमान किया जाता है, उनको बैठक में नहीं बुलाया जाता है, ये समझने की जरूरत है। सौरभ जी, अनुपम जी ये बताइए, अब तो आपके नेता और कार्यकर्ताओं को थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा कि जो शक्ति आपने खो दी थी वो शक्ति अब पुनः आपने प्राप्त कर ली। देखिए, यानी एक एक ये जो लोगों के अंदर या जो बिहार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको ये लग रहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि पासवान वोट बैंक जो है वो अब चिराग पासवान के साथ नहीं है, वो अब चला गया है शिफ्ट होकर पशुपति पारस के साथ। लेकिन जिस तरीके से आपके नेता ने मेहनत की लोकसभा चुनाव से करीब 2 साल पहले से, उन्होंने जो मेहनत की और उसके बाद उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी उनका जो वोट बैंक है उनके साथ, और उसी के कारण अब वो सभी इज्जत आपको मिल रही है जिसको आपके नेता ने खो दिया था। देखिए सौरभ भाई, जब ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से अपना काम कर रही है और हमारे नेता काम पे विश्वास करते हैं, मेहनत पे विश्वास मेहनत का करते फल है, मेहनत का फल है मेहनत पिछले का 2 फल है। सालों जब से जो चिराग देखिए, पासवान जब ने किया मेहनत। पिछले 2 साल में जब जाइएगा, 2 साल पहले, तो आप देखे होंगे हमारा भी बंगला खाली कराया गया, हम लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाया, कोई सवाल नहीं, हम लोग कानून का सम्मान किए और बंगला खाली किए। और हमारे नेता सब कुछ छोड़कर, हम लोग को ये तक पता नहीं था कि हमारे जिला अध्यक्ष कितना है, हमारे कार्यकर्ता कहाँ है, कितना है, और कुछ नहीं हम लोगों को पता था। सिर्फ हम लोग को मेहनत एक रास्ता था। और हमारे नेता ने कहा था उस वक्त कि साहब जब थे तो कहा करते थे कि जब कुछ नहीं समझ में आए तो जनता के बीच जाना। तो हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने जनता के बीच जाने का काम किया, और उसी का आज फल है जो हम लोग को इतना सम्मान मिल रहा है और हमारी पार्टी मजबूत हुई है। ये मानते हैं अनुपम जी कि मतलब रिंग लीडर जो है वो बीजेपी है। जिस समय चिराग पासवान की जरूरत नहीं थी उस समय चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिया गया सड़क पर संघर्ष करने के लिए, और आज चिराग पासवान की जरूरत है तो चिराग पासवान साथ हैं। आज पशुपति पारस की जरूरत नहीं है तो उनका लगातार अपमान किया जा रहा है। देखिए, राजनीति में हमेशा से दो चीजें होती हैं, एक नहीं, हर एक दल को एक दूसरे की जरूरत होती है। हमारी भी जी बिल्कुल। जरूरत है, हमारी भी जरूरत लेकिन है। और उसमें अनुपम जी ये देखा जाता है ना कि ज्यादा मजबूत कौन है। देखिए, 2 साल पहले चाचा ज्यादा मजबूत थे क्योंकि उनके साथ 5 भी सांसद थे। आज भतीजा मजबूत है क्योंकि उनके साथ 5 सांसद हैं। हमारे साथ सिर्फ 5 सांसद नहीं है सौरभ भाई जी, हमारे साथ बिहार की जनता है, हमारे साथ जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके खून पसीने से पार्टी को सींचा गया, और फिर से उसी तरह के जो साहब चाहते थे, जिस तरह की पार्टी और जिस तरह का सपना वो पूरा करना चाहते हैं, उसी पे काम किया गया। और हमारे नेता ने एक विजन पे काम किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन से, जिससे प्रभावित होकर हमारा दल बहुत आज मजबूत स्थिति में आया।
चलिए प्रीति जी, अब कुछ बोलना, अब सवाल करना मेरा कुछ बनता है कि सब कुछ अनुपम जी ने बता दिया कि राजनीति में समय मायने रखता है, और ये मायने रखता है कि किसकी हैसियत कितनी ज्यादा है, उसी के अनुसार लोगों को महत्व दिया जाता है कि अगली सीट पर कौन बैठेगा, उसके पीछे कौन बैठेगा, और उसके पीछे कौन बैठेगा, और सबसे पीछे कौन बैठेगा। बिल्कुल। अनुपम जी ने एक बात और भी बहुत अच्छे ढंग से कहा कि हर दल को एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है, बस इस बात को जरूर माने। और हम सब लोग जहाँ पर भी जो हमारा गठबंधन है, हम लोग सब एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का साथ लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और हमेशा प्रयास करेंगे कि हम लोग एकजुट होकर चुनावी रणभूमि में उतरे। और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने फिर से के चुनाव का जो परिणाम हुआ, हम लोगों के पक्ष में सकारात्मक रूप से करने का प्रयास किया। विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा में भी इस बार हमारी सरकार बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। यही हमारा लक्ष्य और इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये भी कह दीजिए कि अगर पशुपति पारस चले जाते हैं तो इससे एनडीए के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी पता है 8-10 दिनों में पशुपति पारस जो है वो ऐलान करने वाले हैं कि वो एनडीए छोड़ चुके हैं और एनडीए में नहीं रहे। वो क्या ऐसा मुझे लगता है। भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहे, ये हम लोगों की सोच है। वो हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। वो हमें छोड़कर चले जाएं, इस बात की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात की हमारे साथ और भी दल आए, और भी लोग आए, अच्छे अच्छे नेता आए, और भी पूरी जनता हमारे साथ में आएगी, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को बहुत ही मुस्तैदी से हमें चुनावी मैदान में जाना है। और जो संकल्प है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके माध्यम से जो जन कल्याणकारी जो कार्य हुए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। इसलिए हमेशा चाहेंगे हम कि हमारे साथ सब लोग रहें, पशुपति पारस जी भी रहें। रामपुकार जी आवाज मिल रही है आपको? चल, प्रमोद जी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। अच्छा, सौरभ भाई बोला जाए। जी रामपुकार जी, आपको लग रहा है कि जो चीजें हो रही है पशुपति पारस के साथ वो बिल्कुल सही है, या आपको लग रहा है कि अब उनकी राजनीतिक हैसियत 2 साल पहले वाली नहीं रही, इसीलिए जानबूझकर उनको दरकिनार किया जा रहा है? भाई साहब, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। अगर अंगुली है तो अंगुली में 5 अंगुली का महत्व होता है। इसलिए परिवार जितना बड़ा होता है उतना मजबूत होता है। परिवार से अगर एक एक लोग बिखरना शुरू कर जाए तो परिवार नहीं रहता है। परिवार के लोग सम्मान तो चाहते हैं ना, अगर वो सम्मान ही नहीं मिलेगा, अगर आप सीट भी नहीं दे रहे हैं, सम्मान भी नहीं दे रहे हैं, तो कोई सदस्य आपके परिवार में क्यों बना रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों में दम है सौरभ भाई, और आपकी बातों का मैं सर समर्थन भी करता हूं। लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी ये मांग करूंगा कि पशुपति पारस जी बहुत अनुभवी नेता है और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, तो फिर उनका भी एक अनुभव, उनके कमी को वे पूरा करेंगे एनडीए गठबंधन में, मुझे लगता है। और एक अनुभवी नेता इसी का कारण रहा कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के छोटे भाई होने का प्रतिफल पशुपति पारस जी को मिला। उस समय तो रामपुकार जी उनको केंद्र में जगह क्यों मिली ये भी आपको पता है। उस समय उनके साथ 5 सांसद थे, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, ठीक है। आपको भी पता है कि कैसे 11 बजे रात में लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो अलग गुट का उन्होंने मान्यता दिया था, ये सब चीज आपको पता है। और कैसे उस समय चिराग पासवान को दरकिनार किया गया था, लेकिन एनडीए को उस समय लग रहा था कि चिराग पासवान की वो हैसियत नहीं है और ना ही उनके साथ वोट बैंक है। लेकिन चिराग पासवान ने अपने 2 सालों के मेहनत से खुद को साबित किया उन्होंने। अब नहीं, ये आप तो लोगों बात को ये लगता है कि जी
नहीं, इस बात में तो दम है, लेकिन चिराग पासवान जी भी जिस समय बीना सिंह जी चिराग जी को छोड़कर पशुपति पारस जी के साथ गए थे, तो उसके बावजूद भी चिराग पासवान जी ने बीना सिंह को तो अपना सिंबल दिया ही, चुनाव लड़वाया ही और चुनाव जिताया भी। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि कौन साथ छोड़ा, कौन दिया, कौन नहीं दिया। इस पर हम ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं। इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी भी उनका साथ छोड़ी बीना सिंह, उसके बावजूद भी बीना सिंह को अपना सिंबल देकर एनडीए गठबंधन को उम्मीदवार बनाकर उनको चुनाव जीता है। तो इसलिए एनडीए गठबंधन में जो भी सांसद हैं वे सभी मजबूती के साथ हैं, और हम चाहेंगे कि आदरणीय पशुपति पारस जी को, कि पशुपति पारस जी एक पुराने नेता है, अनुभवी नेता है, उनके अनुभव का लाभ हमारा एनडीए गठबंधन लेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण भी दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, गृह मंत्री जी मिलते हैं, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मिलते हैं, जीताराम मांझी जी मिलते हैं, आदरणीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मिलते हैं। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जहां तक बात है उनके मान सम्मान का, तो वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहता है तो ऊपरी लेवल की बात है। हम प्रवक्तागण इस डिबेट में बैठ कर कुछ नहीं बता सकते हैं। वे एक बड़े ओहदे के नेता हैं, और जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल, हम प्रवक्ता सब जो एनडीए गठबंधन के उस पर ज्यादा एनालिसिस क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का मान सम्मान एनडीए गठबंधन के जितने भी राजनीतिक और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति गृह मंत्री जी, सब लोग देते हैं। जी जी ठीक है राम पुकार जी। तो सबा जो बातें मैं कह रहा था पहले भी, कि राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका समय क्या है, मतलब किस समय में आपकी स्थिति क्या है, किस समय आप कितना ज्यादा मजबूत है और कितना ज्यादा कमजोर। और निश्चित रूप से जो चीजें हुई है लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, जिस तरीके से पार्टी टूटी और उसके बाद चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिया गया था, और सभी लोगों ने यह मान लिया था कि चिराग पासवान में अब वो दम नहीं है जो उनके पिताजी रामविलास पासवान में हुआ करता। सब लोगों को ऐसा लगने लगा था कि पशुपति पारस ही जो है वो मतलब राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर सब लोगों ने पशुपति पारस को देखना शुरू कर दिया था। और सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो पासवान जाति का जो वोट बैंक है वो पशुपति पारस में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन चिराग पासवान ने उसे गलत साबित किया। चिराग पासवान सड़क पर उतरे, वो अपने लोगों के बीच गए, और उसके बाद उन्होंने खुद को साबित किया, और उन्होंने यह भी साबित किया कि मेरा जो वोट बैंक है वो अभी भी हमारे साथ। तो एक चीजों के लिए आप दो लोगों को नहीं रख सकते। वोट बैंक एक है, नेता दो हैं, तो आपके पास विकल्प ये है कि आप किसी ना किसी को चूज करेंगे और किसी को आप अलग करेंगे। तो जिस समय बीजेपी को ये लगी कि पशुपति पारस में दम है, उसने पशुपति पारस को पिक किया। और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी को यह एहसास हो गया कि चिराग पासवान में पशुपति पारस से ज्यादा जो दम है या मजबूती है वो चिराग पासवान में, तो आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई, पशुपति पारस को एक भी सीटें नहीं दी गई। तो एक्सपेरिमेंट हुआ, और उसमें एक तरीके से कहें तो 100% स्ट्राइक लेकर चिराग पासवान ने एक बार फिर से खुद को साबित किया। तो अब निश्चित रूप से केवल एनडीए के जो भी नेता हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस इंतजार में बैठी हुई है कि खुद पशुपति पारस जो हैं वो एनडीए छोड़कर चले जाए, क्योंकि अब उनकी जरूरत जो है वो मुझे नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात करें पशुपति पारस की, तो कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही है कि पशुपति पारस एनडीए से नाराज हैं। हालांकि पहले उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया, उसके बाद अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो उसमें उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, और अब उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ रहा है। तो आखिरकार एनडीए का या बीजेपी का पशुपति पारस के लिए क्या प्लान है? क्या ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या
चिराग पासवान के होते हुए एनडीए को पशुपति पारस की अब जरूरत नहीं रही। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।